हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। हम लोग आपका पीएसपीसीएल जेई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपका 2021 में जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कुछ सब्जेक्ट को हमने आपका डिस्कस किया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे पावर सिस्टम का क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पीएसपीसीएल जेई में, उसका आपका लेवल क्या था और क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। अगर क्वेश्चन हम लोग आपका देखें तो ये जो नंबरिंग आपका देखेंगे, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द आपका प्रीवियस ईयर के जो आपका 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हमने रखा है, नंबरिंग आपका चेंज नहीं किया है। फर्स्ट आपका जो पावर सिस्टम का क्वेश्चन था वो आपसे पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ एचआरसी फ्यूज इज, एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते हैं एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चर कैपेसिटी। एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चर कैपेसिटी। यानी 14 का आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 करेक्ट होगा, हाई रप्चर कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट है कह रहा है जनरली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाई। आपसे कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाई, तो किस रिले के हेल्प से हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपका ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो शॉर्ट सर्किट आपका फॉल्ट जो है वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के द्वारा। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाई मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, कह रहा है कि which of the following is used for protection of electrical equipment from lightning and switching surge। तो आपका इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्ज क्या यूज करते हैं, तो लाइटनिंग अरेस्टर। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आपका इक्विपमेंट फ्रॉम लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्ज हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट है कह रहा है एन अंडरग्राउंड केबल हैज एन इंसुलेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2। क्या कह रहा है, एक केबल है जिसमें का रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो आपको दिया है, मान लेते हैं ये आपका एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो दिया है ये आपका कितना है, 2। If the insulating material is replaced by another material of relative permittivity 4। क्या कह रहा है कि एक केबल है जिसका इंसुलेशन जो मटेरियल यूज किया गया है उसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर उस इंसुलेटिंग मटेरियल को रिप्लेस करके अदर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल आपका लगाते हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, आपका दिया हुआ है वो आपका 4 है। तो उस केस में कह रहा है देन कैपेसिटेंस ऑफ द केबल इज, आपसे कह रहा है कि केबल का कैपेसिटेंस क्या होगा, केबल का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कुछ आपका, हम लोग क्या कह रहा है कि हम लोग क्या कह रहा है कि एक केबल दिया हुआ है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का है 2। ठीक है, मान लेते हैं जब आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो कुछ ना कुछ उस समय कैपेसिटेंस होगा, किसका, केबल का। तो आपका मान लेते हैं कि केबल का कैपेसिटेंस क्या है, C1 इक्वल टू C, C1 इक्वल टू क्या है, C। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कह रहा है हम कि आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल केबल में यूज हो रहा है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, और जब रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 4। तो हमने कहा जब आपका एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2 था उस समय कैपेसिटेंस C है, मान लेते हैं इसको आपका एप्सिलॉन आर 1 और ये आपका एप्सिलॉन आर 2, और आपको निकालना क्या है, केबल का कैपेसिटेंस। इसको मान लेते हैं कि ये आपका केबल का कैपेसिटेंस क्या है, C2। ठीक है, हम लोग जानते हैं
कि कैपेसिटेंस ऑफ केबल क्या होता है, केबल का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन ln d बाई आर। डी आपका क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द केबल, और आर रेडियस ऑफ द केबल। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन ln d बाई आर। यहां पर आपका क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किसको कर रहा है, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल को। इसके अलावा ना रेडियस चेंज हो रहा है, ना डिस्टेंस बिटवीन द केबल चेंज हो रहा है। मतलब ये सारे पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट हैं, सिर्फ चेंज हो रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि आपका इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि केबल का जो कैपेसिटेंस है, केबल का कैपेसिटेंस वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रिलेटिव परमिटिविटी के, रिलेटिव परमिटिविटी के। क्योंकि आप देखिए एप्सिलॉन के नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो आपका क्या होगा, चेंज नहीं हो रहा है। 2 पाई क्या होगा, कांस्टेंट, और ln d बाई आर, डी डिस्टेंस बिटवीन द केबल और r रेडियस ऑफ द केबल, तो ये भी आपका चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ भी आपका मेंशन नहीं है। सिर्फ आपसे कह रहा है कि एक केबल है जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, उस इंसुलेटिंग मटेरियल को रिप्लेस करके हमने एक दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रहे हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो उस समय कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमने सिंपली कहा कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब आपका केबल का रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो उस समय कैपेसिटेंस क्या है, C। आपको निकालना क्या है कि जब आपका केबल का इंसुलेटिंग मटेरियल रिप्लेस कर रहे हैं और जो रिप्लेस कर रहे हैं उस इंसुलेटिंग मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो केबल का कैपेसिटेंस क्या होगा। हमने कहा कि केबल कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां पर आप यहां पर रेशियो निकाल लीजिए, तो C2 अपॉन C1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी 2 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी 1। अब आप यहां पर देखिए हमें निकालना क्या है, C2, तो C2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C1 एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1। तो आपको क्या दिया है, कह रहा है कि जब आपका एप्सिलॉन R1 इक्वल टू 2 है तो C1 क्या है, C है, तो ये C इंटू एप्सिलॉन R2 का वैल्यू आपका है 4 और एप्सिलॉन R1 का वैल्यू है 2, यानी आपका क्या होगा 2C। मतलब क्या देख रहे हैं, देन कैपेसिटेंस ऑफ द केबल, अगर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल रिप्लेस कर रहे हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो उस केस में कैपेसिटेंस ऑफ द केबल जो है वह आपका प्रीवियस के डबल हो जाएगा, प्रीवियस के डबल हो जाएगा। यानी जब इंसुलेटिंग मटेरियल आपका फर्स्ट वाला है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, उस समय कैपेसिटेंस C था। जब आप इंसुलेटिंग मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं और उसके बदले दूसरा लगा रहे हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो उस समय कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस। ठीक है, तो यहां कह रहा है देन कैपेसिटेंस ऑफ केबल इज डबल्ड, डबल, यानी आपका इसका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है अमंग देम व्हिच इज साइमेट्रिकल फॉल्ट। ये आपका क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ये आपका फॉल्ट मेंशन किया है, कह रहा है कि कौन सा फॉल्ट आपका साइमेट्रिकल फॉल्ट होगा। तो साइमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, 3 फेज फॉल्ट आपका साइमेट्रिकल फॉल्ट होता है। इसके अलावा सारे आपका क्या होते हैं, अनसाइमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। तो आप यहां पर देखिए लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये आपका क्या है, अनसाइमेट्रिकल। 3 फेज आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये आपका क्या होगा, साइमेट्रिकल फॉल्ट होगा। तो 53 का आपका क्या होगा, सेकेंड आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट है कह रहा है व्हिच पावर प्लांट यील्ड्स नो स्टैंड बाई लॉस। पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टैंड बाई लॉस क्या होता है। अगर आपका कोई पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है, उस केस में अगर फ्यूल का कोई लॉसेज नहीं हो रहा है, देयर इज नो फ्यूल लॉसेज when, या there is no fuel आपका, there is no wastage of fuel when no आपका electricity generated by the power plant। अगर आपका फ्यूल का लॉसेज नहीं होता है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट नहीं होता है, तो हमने क्या कहा कि अगर कोई पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है
उस समय फ्यूल का लॉसेज नहीं होगा उस पावर प्लांट में, तो आपका क्या होगा, स्टैंड बाई लॉस, स्टैंड बाई लॉस। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि विच पावर प्लांट यील्ड्स टू नो स्टैंड बाई लॉस, किस पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता है तो फ्यूल का भी लॉसेज यानी फ्यूल का वेस्टेज नहीं होता है। तो ये आपका कौन सा पावर प्लांट होगा, हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट ऑपरेट किससे करता है, वाटर से, ठीक है। तो यहाँ फ्यूल का वेस्टेज, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा तो फ्यूल का वेस्टेज भी नहीं होगा। लेकिन अदर के केस में आपका चाहे वो डीजल पावर प्लांट हो, स्टीम पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका ऑपरेट किससे करता है, न्यूक्लियर आपका यूरेनियम पर, जबकि डीजल पावर प्लांट आपका डीजल से। तो इस समय अगर आपका पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं भी हो रहा है तभी भी फ्यूल का कंजम्पशन होगा, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है तो उस केस में किसी तरह का फ्यूल का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो आपसे कह रहा है कि विच पावर प्लांट यील्ड्स नो स्टैंड बाई लॉस, तो स्टैंड बाई लॉस यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में कोई भी आपका फ्यूल का वेस्टेज नहीं होता है अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका 54 का क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप PSPCL जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेज आपका लॉन्च कर चुकी है। आप ज्वाइन करके ये आपका जो है अपने फ्यूचर को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जो आपका ड्रीम है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। और इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट इसमें सारे आपका जो भी सब्जेक्ट आपका PSPCL जेई में है उसके सारे आपका सब्जेक्ट को कवर अप कराएगी, चाहे वो आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, ऑन टाइम पर आपको सिलेबस आपका कवर अप होगा, ठीक है। तो आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ज्वाइन करके आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब आपका करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपका देखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कैलकुलेट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम न्यूट्रल टू ग्राउंड इज 24 एम्पियर। क्या कह रहा है कि आप जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा ये बताइए अगर आपका न्यूट्रल टू ग्राउंड आपका करंट, न्यूट्रल टू ग्राउंड करंट IN से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, न्यूट्रल टू ग्राउंड करंट आपका दिया है 24। ये आपका क्या है, न्यूट्रल टू ग्राउंड करंट। हम लोग जानते हैं कि 3 फेज आपका सर्किट में अगर आपका फॉल्ट होता है, क्या कर रहे हैं, अगर फॉल्ट होता है तो उस समय आपका क्या होगा, फॉल्ट करंट फ्लो होगा। और फॉल्ट करंट क्या होता है, जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट, ठीक है। और जब आपका फॉल्ट होगा, हमने कहा अगर न्यूट्रल आपका ग्राउंड से कनेक्टेड होगा तो उस समय आपका क्या होगा, सर्किट में जीरो सीक्वेंस का करंट फ्लो होगा। ये आपका क्या है, न्यूट्रल। और हमने कहा कि अगर आपका न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा तो उस केस में आपका जीरो सीक्वेंस का करंट फ्लो होगा। और जीरो सीक्वेंस का करंट जो आपका फ्लो होगा तो हर फेज का अपना जीरो सीक्वेंस करंट होगा। मान लीजिए कि ये फेज A है, ये B और ये C, तो ये आपका IA0, IB0 और IC0। आप ये जानते हैं जीरो सीक्वेंस करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इन ईच फेज सेम होता है। तो अगर आप लिखें तो IA0 इक्वल टू IB0 इक्वल टू IC0। हमने कहा अंडर आपका जो है अनबैलेंस कंडीशन जीरो सीक्वेंस करंट फ्लोज व्हेन न्यूट्रल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है। तो आप न्यूट्रल कनेक्टेड है ग्राउंड से। अब आप देख लीजिए 3 फेज है, तीनों का इंडिविजुअल जीरो सीक्वेंस करंट IA0, IB0, IC0 है और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर आपका इसमें आपका आएगा तो IN इक्वल टू आप लिख सकते हैं, IN इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ ईच फेज, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है। तो आप IA0, IB0 और IC0 आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि जीरो सीक्वेंस करंट यानी IA0 क्या है, जीरो सीक्वेंस करंट।
IA0 आपका क्या है, जीरो सीक्वेंस करंट, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू I0। आपसे कह रहा है जीरो सीक्वेंस करंट का वैल्यू क्या होगा जब न्यूट्रल टू ग्राउंड IN आपका क्या है 24, तो जीरो सीक्वेंस करंट I0 आप अगर लिखें तो ये क्या होगा IN/3, यानी न्यूट्रल टू ग्राउंड आपका 24/3 यानी 8, यानी जीरो सीक्वेंस करंट इन ईच फेज आपका क्या होगा 8 एम्पियर। जीरो सीक्वेंस करंट इन ईच फेज आपका क्या होगा 8 एम्पियर। तो 56 का ऑप्शन क्या होगा 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज के लिए कौन सा आपका ट्रू होगा, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इंडिया, इंडिया आपका लो वोल्टेज क्या होता है, लो वोल्टेज अगर तो बिलो 250 वोल्ट हम लोग क्या कहते हैं, हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इंडिया लो वोल्टेज का क्या होता है बिलो 250 आपका वोल्टेज को हम लोग लो वोल्टेज के कैटेगरी में आपका रखते हैं। मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज अगर आप लिखें तो मीडियम वोल्टेज आपका होता है एबव 250 वोल्ट एंड बिलो 650 वोल्ट। हमने क्या कहा कि अगर वोल्टेज का लेवल क्या हो एबव 250 और बिलो 650 होगा तो उस वोल्टेज के रेंज को हम लोग क्या कहते हैं मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज। तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मीडियम वोल्टेज, तो मीडियम वोल्टेज क्या हो रहा है एबव 250 बट बिलो आपका 650, तो ये क्या होगा 61 का ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। और आपका हाई वोल्टेज आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इंडिया, हाई वोल्टेज आपका कहता है एबव 650 वोल्ट एंड बिलो 33 kV, बिलो 33 kV आपका क्या होगा हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, आपका बिलो 33 kV हाई वोल्टेज होता है और एबव 33 kV क्या होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एबव 33 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, आई होप आपके सारे कंसेप्ट आपका जो है इस क्वेश्चन पर जो भी बेस्ड आपका कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह के डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।